हेमंत विश्व शर्मा आपका विधायक था, मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री। आपने यहाँ गया मिलने के लिए, ये इस पहलू पर कार्य किया जाता है। जो बिस्कुट कुत्ता को डाले थे वहीं लगे देने खाने के लिए, उसको भाग गया वहां से। जी तो क्या कीजिएगा, अब तब तक लोक लिया उसको, और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मिसबिहेव किया गया अपने नेताओं के साथ, इसके चलते ये हार गई। जी, बिहार में सरकार गठबंधन करना, और कहीं ना कहीं बेटियां भी निकल सकता था। पक्के निकलता, नहीं निकलने का कहाँ सवाल था। 5 साल से हम भेड़ी नहीं चला रहे थे। 5 साल से एक एक घर, एक एक गांव, एक एक दरवाजा ठोके हुए थे। पटना नहीं रहना हमको, दिल्ली नहीं रहना, हम गांव में रहते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान सहयोगी विधायकों द्वारा वोट न देने की घटनाएं सामने आई। क्या राजनीति में वफादारी कमजोर होती जा रही है? आप पैसा लेके टिकट दीजिएगा, जीतेगा तो वो भी अपना पैसा निकाल लिया, अब जाइए उसको ढूंढते रहिए। अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो अपने 3 विधायक को निकाल सकते पार्टी से। अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो फैसल रहमान को पार्टी से निकाल के दिखा देते। जिस दिन फैसल हट जाएगा उस दिन विरोधी दल का नेता रहेगा। उतना बड़ा तमाचा मारा तेजस्वी यादव को, इतना बड़ा तमाचा ही मारा 3 गो विधायक अल्लाह बरू और राजेश राम। सच बात तो बोलना होगा, ये चमचागिरी वाला बात नहीं होगा। राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, हम एकदम आप ऑन स्पॉट कैमरा पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, संजय यादव, शिबू सोरेन का बेटा महीना दिन जाके रह गया दिल्ली में, आप भेंटे नहीं कीजिए। गठबंधन किससे होगा? 20 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन है, उस दिन सवेरे तक आप टिकट बांट रहे हैं, पैसा ले लीजिए, क्या होगा उससे? कहाँ से ग्राउंड पे काम कैसे लड़िएगा भाजपा जदयू जी जोधा से? बहुत दबंगई करना, उसका परिणाम अभी देख रहे हैं। गोपालगंज में एक विधायक के ऊपर ईडी तक लिखा है एसपी ने। तो आप एक सिंपल विधायक हैं, 1.5 लाख रुपया तक तनख्वाह मिलता है जी। अब आपको कोई बिजनेस है नहीं, आप करोड़ों करोड़ का सोना का मुकुट बनाकर देवी को पहनाते हैं, करोड़ों 5 करोड़ की गाड़ी पर चलते हैं, तो यह साबित करता है कि आपका गलत आमदनी है। तो पुलिस पहुंच गई वहां तक, पुलिस पहुंच गई तो अब जवाब दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पीछे, किसी तरह से मिनिमाइज कराइए। अब करेगा ईडी से जांच करवाएंगे आपकी संपत्ति को। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, आपको भी ब्राह्मण छवि का नेता माना जाता है, वो भी ब्राह्मण छवि का है, तो क्या आप नहीं मानते हैं ये जो बात बोल रहे हैं इसकी वजह से ब्राह्मण लोग जो है वो कहीं आपके खिलाफ हो जाए? बेतिया में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी भी आए थे, तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा था? निश्चित रूप से आए, भीड़ भी अच्छी खासी लगी थी। राहुल जी का जो सिस्टम था वो हमको अच्छा नहीं लगा। आप रोड पर रोड शो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उस गाड़ी में, पंकज भट्टाचार्य उस गाड़ी पर, और राहुल जी मोबाइल देख रहे हैं। हमको उनका तरीका अच्छा नहीं। जहाँ लोग आपको बेसब्री से रोड पर धक्का धुक्की मारा मारी कर रहा है देखने के लिए, आपको हाथ हिलाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए साहब। हमको ये नहीं पसंद पड़ा। सर आप अपने नेता के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम जो देखे सो बोल रहे हैं, हमारा टिकट काट देंगे, हमको मतलब नहीं है। अच्छा, जो उनका कमी है वो कहेंगे नहीं। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता है कि पार्टी बदल लेता हूँ? पार्टी बदल के जाएंगे कहाँ, मिलेगा क्या? राजद में जाएंगे नहीं, नीतीश जी में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अच्छा, अब भाजपा में जगह ही हाउसफुल गाड़ी है। तब तक जब तक नहीं कोई डिसीजन होगा तब तक जहाँ है तो है ना रहेंगे। धर्मो गंवाएंगे तो ऑप्शन है पर जी जी। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं चंपारण के बेतिया लोकसभा क्षेत्र में, और आज जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं ये एक बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जहाँ चंपारण महात्मा गांधी की वजह से लोगों के नज़र में आया चंपारण सत्याग्रह के जरिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी पार्टी क्यों चंपारण में अपने आप को साबित नहीं कर पाती है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री मदन मोहन तिवारी जी, जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज के हमारे गेस्ट श्री मदन मोहन तिवारी जी का सर बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म बेतिया में ही हुआ था या बेतिया के आसपास किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मेरा जन्म स्थल तो बेतिया अस्पताल है जी, और बेतिया ब्लॉक के अंतर्गत एक पिपरा पकड़ी पंचायत है, टोला रानी पकड़ी, और वहीं मैं मिडिल तक वहाँ शिक्षा दीक्षा लिया। उसके बाद हम हाई स्कूल के लिए जिहुली, एक पूर्वी चंपारण में पताही थाना में गांव है, वहीं पर हॉस्टल में रह करके, गांव के हॉस्टल में मैट्रिक तक की पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं बेतिया में इंटर से लेकर के MA LLB मोतिहारी से किया। जी, तो सर उस समय जो चंपारण था वो कैसा था? जस्ट लाइक बहुत लोग बोलते हैं जंगल राज का समय था, या उस टाइम सुशासन नहीं था, तो उस टाइम चंपारण सच में क्या
मिनी चंबल हुआ करता था। जी, जब हम लोग कॉलेज में थे, ये मिनी चंबल का नाम 1990 के बाद चंपारण को मिला। जी। 90 के पहले चंपारण के किसी ब्लॉक, किसी गांव में आप जाएं तो बहुत सुख समृद्धि से लोग जी रहे थे, कहीं कोई क्राइम नहीं था। लेकिन 90 के बाद एक दौर आया, जो क्रिमिनल नेता को पहले मदद करके विधायक एमपी बनाते थे, वो खुद सोचने लगे कि हम ही क्यों नहीं नेता बन जाए। जी। इसी के परिणाम के तहत ये अपहरण उद्योग का उत्पन्न हुआ 90 के बाद। ये 2005 तक रहा। जी। उसके बाद फिर अपहरण का सिस्टम समाप्त हो गया, तो फिर क्राइम का दूसरा सिस्टम हो गया। क्या तब से समाज और राजनीति में दिलचस्पी था या उस टाइम बचपन में कुछ और बनने का सपना देखिए, था? जीवन में मुखिया बनने का भी सपना नहीं था। जी। क्योंकि हमारा जो परिवार था वो शुद्ध किसान का परिवार था। कोई नौकरी चाकरी नहीं था, गृहस्थी एक पेशा था जिससे हम लोगों का जीविकोपार्जन होता था। पिताजी जब हमारे बेतिया के एक अहमद बाबू डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी कर रहे थे, जी। तो 1974 में हम लोगों को मिडिल स्कूल, विपिन मिडिल स्कूल में एडमिशन कराया। तो कहीं से विचार नहीं था कि आदमी राजनीति कर पाएगा, ना उस टाइप का सिचुएशन था, ना पैसा था। जी। जिस तरह से पहले हम लोग प्रयास किए नौकरी के लिए, जैसे 1983 में हम मैट्रिक पास किए, तो हमारा बिहार पुलिस में नौकरी हुआ। 1 साल नौकरी करने के बाद हम फिर रिजाइन कर दिए। जी। फिर हम इंटर में मैथमेटिक्स से एडमिशन करा लिए। इंटर मैथ से किए, उसके बाद आर्ट्स विषय ले लिए, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। जी। ऑक्सफोर्ड किए, ऑनर्स हिस्ट्री में किए, एमए हिस्ट्री से किए, और मुंशी सिंह महाविद्यालय से लॉ किए। जी। वहां तक हम लोगों को राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। छात्र राजनीति भी नहीं करते थे आप? छात्र राज NSUI में रहे हैं। अच्छा। यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन मन का इच्छा था। तो उस समय 94 में फिर दरोगा का निकला, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। दुर्भाग्यवश हम नौकरी नहीं कर पाए। उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे, तब तक मुखिया का चुनाव आया। जी। और मेरे गांव के लोग किसी कारणवश, मतलब कुछ लोगों के प्रभाव से त्रस्त थे। गांव के लोग, हर समाज के लोग आए, कहे कि रुआ ना लड़ेम तो बकरी खोसी मसूरी चोरा लेता रहे सो एगो नेता बा रुए जात में सब चोरने के खाली मदद करता। जी। आ रुआ रहम तो ये सटक जाई। तो हम सभी समाज के लोगों के कहने पर मुखिया का नॉमिनेशन दिए और चुनाव जीते। उसके बाद जितने उपद्रवी तत्व थे धीरे धीरे साइड लग। कौन से पंचायत से आप चुनाव लड़े थे? पिपरा पकड़ी। 2001 में हम मुखिया हुए वहां से, और उपद्रवी तत्व धीरे धीरे शांत हुए। उसके बाद आरक्षण हो गया, महिला छोड़ दिया। उसके बाद पंचायत समिति लड़े, उसमें भी जीते। निर्विरोध यहाँ के प्रमुख बने 6 में। अच्छा। उसके बाद 10 में हम विधानसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस इंडिपेंडेंट अपने बल पर लड़ रही थी, तो हमको टिकट बेतिया से 15,000 वोट ला करके हार गए चुनाव। फिर 11 में हम पंचायत समिति के चुनाव लड़े और फिर निर्विरोध प्रमुख बन गए। फिर 15 में पार्टी हमको अपना उम्मीदवार बनाया, हम विधायक बन गए। हम 20 तक रहे। 20 में किसी कारणवश चुनाव हम हार गए। 24 में फिर पार्टी ने हमको सम्मान दिया। जी बिल्कुल। हमको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हमारे नसीब में हार गए चुनाव। नसीब में जो आप बोल रहे हैं नसीब में हार था, या आप ये मानते हैं कि उस टाइम संगठन से उस तरह से आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिला? संगठन तो मान के चलिए कि महागठबंधन में संगठन है ही नहीं। जी। और वर्कर जितना है सब नेता है, सब विधायक एमपी का ख्वाब देखता है। जी। तो उस परिस्थिति में भी 3 लाख वोट से संजय जायसवाल जीता था 19 में। 24 में वह 1 लाख वोट से जीता, तो 2 लाख तो कवर किए हम। लेकिन जितना मजबूती से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं या राज्य स्तर के नेता को समर्थन मदन मोहन तिवारी का करना चाहिए, उस टाइप का नहीं मिल पाया, जिसके चलते हम लोग हार गए। तो सर फिर मैं अभी थोड़ा सा पीछे चलना चाहूंगा। माता पिता के साथ आपका कैसा रिश्ता था, और साथ में घर में आप सबसे ज्यादा किसके करीब थे, और वो लोग आपको क्या बनना देखना चाहते थे? हमारे पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते थे। जी। जब हम नौकरी छोड़ के पुलिस का आए, तो पिताजी कहे कि 3500 रुपया आपको तनख्वाह मिलता है, हर महीने जमा कर देंगे अपने खाता में। आप
इंटर करके इंजीनियरिंग में उस समय कर्नाटक में 30,000 रुपये में पढ़ाई होता था। जी तो हम रिफ्यूज कर गए पिताजी के बात से, क्योंकि हम डोनेशन से नहीं पढ़ेंगे, मेरिट से कहीं होगा तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो सर सबसे ज्यादा करीब आप माता जी के थे कि पिताजी के? दोनों के करीब थे, पिताजी के ज्यादा थे। अच्छा, पिताजी हमको बहुत मानते थे। क्यों आप घर में बड़े थे या? ना, हमसे भी बड़ा एक आदमी था। देखिए, एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी परिवार में होता है, जी लेकिन 5 गो लड़का होगा, लेकिन लगाव किसी एक से ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो माता का भी लगाव हमारे ही साथ था, चूंकि हम गांव में रह करके रहते थे और हमारी माँ भी गांव में रहती थी, हम्म। तो इसलिए उनसे भी लगाव था। और चूंकि 2 भाई हमारे डॉक्टर हैं, नौकरी बाहर करते थे, तो हम लोग कोई भी काम होता था तो पिताजी हमसे राय जरूर देते थे कि अमुक काम करे के कैसन रहे, या हम भी कह देते थे तो उसकी बात को। जी, जब आप वकालत जैसे क्षेत्र में आए तो उस टाइम आप काला कोट पहन के बेतिया के सड़कों पे घूमते होंगे, लेकिन अचानक से जो उजला कुर्ता का ख्वाब है ये कैसे आ गया? बेतिया का धूल ज्यादा ही पसंद आ रहा था क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जब हम, देखिए, महत्वाकांक्षा होता है आदमी का, जब मुखिया बने तो हम समझ गए कि मेरे एजुकेशन और स्टेटस के लायक पद नहीं, तो हम प्रमुख बने। प्रमुख बने चूंकि हम लोग आर्थिक की स्थिति में बहुत पीछे थे जी, इसलिए हम डायरेक्ट विधानसभा और लोकसभा का प्रयास नहीं किए। हम धीरे धीरे छोटा छोटा ही पद धारण करना चाहे। उसके बाद 10 में हम प्रखंड अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। उसी प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए हम विधायक बन गए। तो बिना गॉडफादर के कह सकते हैं क्या? मतलब बिना किसी? नहीं, गॉडफादर था उसमें। हाँ। उसमें गॉडफादर एक अभी तो बीजेपी में चले गए हैं, तरुण चौधरी, MLC हैं समस्तीपुर से जी, और डॉक्टर अशोक कुमार राम, ये लोग हमारा 10 में CLP थे, हमारे पार्टी के विधानसभा में नेता। तो उनका मदद और तरुण चौधरी का मदद हमको मिला था टिकट दिलाने में जी। और 15 में भी तरुण चौधरी का ही मदद मिला था टिकट हमको, जिसको आप रिफ्यूज नहीं करते हैं। जीवन में नहीं, हाँ। जीवन में नहीं, किसी दल में रहे, मेरे लिए वो आदमी सम्मानित है, क्योंकि हमको विधायक एक बार बना दिया, भविष्य में बनने का है कि नहीं है, लेकिन वो आदमी हमको मदद करके टिकट दिलवाया था जी। सर फिर हम चलते हैं, कोर्ट रूम और विधानसभा 2 अलग अलग जगह होता है। सच बोलने की आजादी आपको कहाँ ज्यादा महसूस होती थी? देखिए, ईमानदार आदमी के लिए कोर्ट भी सत्यता का जगह और विधानसभा भी सत्य बोलना चाहिए जी, क्योंकि सत्य में वो जयते लिखा हुआ रहता है विधानसभा के गेट पर, कोर्ट में भी यही लिखा रहता है। तो सत्य में वो जयते का मतलब हो गया कि आपको सच दोनों जगह बोलने का। लेकिन जहां तक कोर्ट का सवाल है तो पक्ष विपक्ष 2 वकील होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं विक्टिम हूँ तो मेरा भी वकील होगा, तो हमको सच साबित नहीं हो इसके लिए विपक्ष वाला प्रयास करेगा, तो वहां तो निश्चित रूप से। और दूसरा, सत्य भी वहां भी डगमगा जाता है, क्योंकि एक पक्ष के जिसके अगर गलत है तो उसके पक्ष में आपको बोलना है। ये तो डेमोक्रेसी है। अच्छा, विधानसभा में या लोकसभा में है कि अगर बहुत सुंदर योजना सरकार लाती है, जैसे मनरेगा योजना कांग्रेस पार्टी लाई थी, अब जी राम जी उसको बना दिया गया, तो हमारा विपक्ष का जो नेता है और विपक्ष के जितने MPs MLA हैं वो जी राम जी का विरोध करेंगे, क्योंकि पुराना वाला ही मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के पक्ष में हम बोलेंगे, हम जी राम जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। तो वहां भी पार्टी जो मुद्दा रखेगी उसी पर बोलना है, ये नहीं कि अपने मन से आप अल बल कुछ बोल दिए। जो आपके विपक्ष और पक्ष अपना बात रखेगा, विपक्ष अपना उसका विरोध करेगा। जी सर, ये बातें सुनने में काफी अच्छी लग रही हैं, लेकिन राजनीति में क्या सच बोलना ताकत है या मजबूरी? देखिए, राजनीति में सच का ताकत तो पाताल तक होता है, लेकिन कहीं कहीं सच भी असत्य हो जाता है। इसका सीधा सीधी उदाहरण है कि नीतीश जी ने 20 साल में बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अब 20 साल जो आदमी एक एक जाति समाज के लिए किया, उसको 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में देने का क्या मतलब था? मतलब कि हम वोट मांगते पैदल जाते जाते जा रहे हैं, तो लोहरिया जाके मोटरसाइकिल बैठ के भगा चले गए, तो वही हाल है। तो सत्यता, अब हम देख रहे हैं कि जुल्म है। लोकतंत्र में पैसा से वोट नहीं खरीदा जाता जी। और आज के लोकतंत्र में पैसा मुख्य चीज हो गया है वोट के लेने के लिए। जैसे असम में चुनाव हो रहा है, 1 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपया गया है, क्या रिजल्ट आएगा अब आप समझ लीजिए। तो आप
क्या ये नहीं मानते हैं कि इसमें चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए? निश्चित देना चाहिए। जब चुनाव आयोग बिका हो, चुनाव आयोग भारत सरकार का गुलाम हो, तो आप क्या उम्मीद कीजिएगा? कोर्ट भारत सरकार का गुलाम, क्या उम्मीद कीजिएगा? उम्मीद तो उससे नहीं किया जाता है जो संस्था निष्पक्ष हो। जी। तो निष्पक्ष तो है नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए, लेकिन उससे गणेश कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट में लोग गया, लेकिन वो खारिज कर दिया क्योंकि सरकार के दबाव में भी है। जी, तो फिर लोकतंत्र चलेगा कैसे सर? आप लोग मान लीजिए विपक्ष हैं, तो क्या करना चाहिए? अब तो सवाल ये, विपक्ष में हमारा काम है सरकार की कमी को उजागर करना। सरकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, अगर कोर्ट नहीं करता है, तो लोकतंत्र को खत्म हो जाना है। हमारा काम है बात को उजागर करना। हम आपको आईना दिखाएंगे, अब आईना में आप देखिएगा अपना शक्ल, तब ना पता चलेगा कि आपका काला हो गया है कि गोरा हो गया है। जी। आप तो देख नहीं रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही सही है। जितना लोक लुभावन योजना था, आप हमको बताइए कि एक योजना, एक विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में 12 साल से मोदी जी है कहीं बना है? नवोदय किसका देन है? कस्तूरबा विद्यालय किसका देन है? जो दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा के बच्चियां पढ़ती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नवोदय में सब किसी के जनरल सब लड़का सब पढ़ता है। केंद्रीय विद्यालय सब उसी का देन। इनका तो ये देखिए, ये गाय असम में बोल रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो हर आदमी को एक गाय एक भैंस कीन के देंगे। ये नहीं बोल रहे हैं अमित शाह कि हम शिक्षा को दुरुस्त करेंगे और फ्री कर देंगे, हम अस्पताल को दुरुस्त करेंगे और फ्री इलाज करवाएंगे। ये नहीं करेंगे कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, कह रहे हैं भैंस गाय देंगे। ये कौन रोजगार है? जब राजनीति में धर्म आगे आएगा तो पब्लिक का विकास ठप हो जाएगा। आज कंटिन्यू एक पार्टी की सरकार अगर देश में या प्रांत में बनती रहेगी, पब्लिक का विकास नहीं होगा। पब्लिक का काम है, एक टर्म अब आपको दिया, एक टर्म आपको बदले, तो पब्लिक के हक में काम होगा। आज राजनीति में टिके रहने के लिए समझौते भी जरूरी हो गए हैं क्या? देखता हूँ जैसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है तो वो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत क्या बहुत भागे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है, हेमंत बिश्व शर्मा है जो गोल्डन सिटी में रहता है, दुबई में घर बना के। वही नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारे कौन जिंदल है, जिंदल है जो कांग्रेस का एमपी हुआ करता था, आज बीजेपी का सांसद है। वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र है, कितना को गिनाइएगा? या सिंधिया परिवार हो? सिंधिया परिवार है। सिंधिया परिवार तो कोई का कांग्रेसी नहीं है। वो तो शुरू से आजादी के समय भी वो आजादी के विरोध में रहता था। गांधी के दोस्ती माधवराव का सिंधिया को कांग्रेसी बना दिया। और अभी नाबालिग था तो उसको सोनिया जी बुला के लेकर एमपी या मंत्री बना दी। अब सवाल ये है कि अब वो ईडी के प्रभाव में गए कि सीडी के प्रभाव में गए कि कौन प्रभाव में गए वो भगवान जाने। अभी तो धीरे धीरे मैंने एक फुआ का वध कर दिया राजस्थान में, एक फुआ मंत्री है मध्य प्रदेश में, और देखिए उनका वध कब होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के यूज कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कहाँ घोषित कर रहा है? आज के दौर में एक साफ छवि वाला नेता क्या बिना दबंग छवि के सफल हो सकता है? देखिए आज के डेट में भी अभी गांधीवादी नेता, समाजवादी नेता का इज्जत समाज में ज्यादा है। कोई दबंगता, नेतागिरी में दबंगता कोई चीज नहीं है। बहुत पैसा कमाना, बहुत दबंगई करना, उसका परिणाम अभी देख रहे हैं कि अभी हम हाल ही में गोपालगंज में एक विधायक के ऊपर ईडी तक लिखा है एसपी ने। तो आप एक सिंपल विधायक हैं, 1.5 लाख रुपया तक तनख्वाह मिलता है जी। अब आपको कोई बिजनेस है नहीं, आप करोड़ों करोड़ का सोना का मुकुट बनाकर देवी को पहनाते हैं, करोड़ों 5 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ते हैं, तो यह साबित करता है कि आपका गलत आमदनी है। तो पुलिस पहुंच गई वहां तक, पुलिस पहुंच गई तो अब जवाब दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पीछे, किसी तरह से मिनिमाइज कराइए। अब वो कह रहे हैं हम ईडी से जांच करवाएंगे आपकी संपत्ति को। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, आपको भी ब्राह्मण छवि का नेता माना जाता है, वो भी ब्राह्मण छवि का है, तो क्या आप नहीं मानते हैं ये जो बात बोल रहे हैं इसकी वजह से ब्राह्मण लोग जो है वो कहीं आपके खिलाफ हो जाए कि आप कैसे एक अपने जाति के नेता को? हम ब्राह्मण के विरोध में नहीं बोले हैं जी। हम जो मतलब वो भी जो एसपी है वो ब्राह्मण है जी। कहने का मतलब है वो एसपी कोई पीड़िता गया और आपके ऊपर आवेदन दिया कि आप मतलब कि आप ये जमीन का इधर उधर करा रहे हैं, और जो शूटर पकड़ाया जमीन कब्जा करने गया था उस सब को बोला कि हम फलाने के आदमी हैं, वहां से पुलिस लिंक पकड़ना शुरू की। अब सवाल यह है कि हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन
ऑफिसर के नॉलेज में यह शक हो गया कि जितना आप मेंटेन कर रहे हैं उतना का आपका औकात नहीं। अच्छा। तो आखिर पैसा आता कहाँ से? तो कहीं ना कहीं दहशत रंगदारी है आप डरते ना। नहीं हैं? अकाउंट मतलब जो बात सत्य है उसको जी। कहना ही पड़ेगा। जी सर, फिर हम चंपारण कहना चाहेंगे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, जहाँ पे पूरे चंपारण के लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन आज का युवा यही चंपारण छोड़ के बाहर जाके छोटे मोटे कारखानों में काम करने पे मजबूर है। देखिए कहाँ गया चंपारण से सर? देखिए सर, यहाँ जो फैक्ट्रियां यूपीए सरकार के समय में लगी, जी। इसमें एक सेल है, बंद हो गया है। हम्म। निश्चित रूप से 100, 200, 500 लोग लेबर में इम्प्लाई रहते, लेकिन रहते। यूपीए के समय में सुगौली और लवरिया मिल स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये 12 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, और जो सेल लगा हुआ है 12 साल पहले, उसको भी बंद करके बोकारो भेजा जा रहा है। तो हम लोग तो ये आईना दिखा रहे हैं कि भाई इस पलायन को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक किसान का किसानी सब खराब हो रहा है। आज किसान अपने जमीन को छोड़ करके उसी मजदूर को दे दिया कि भाई कमाओ खाओ हमको कुछ दो, क्योंकि हमको ना काटने का मिल रहा है, ना रोपने के लिए मिल रहा है, ना खादर छींटने के लिए, ना पानी पटाने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। तो ये साबित हो जाता है कि यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा है। अब पलायन का नतीजा है कि हमारे बिहार के सभी किसान बैकडोर में लगे हुए हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। किसान जब पीछे चला जाएगा तो आपका अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, इसलिए पलायन बहुत बड़ा समस्या है। इसको कोई सरकार आए, इसको रोकना एकदम सख्त जरूरी है। जी तो सर, आप पूर्व में विधायक रहे हैं, तो अगर यहाँ का कोई युवा अगर आपसे आके पूछे कि सर मैं बेतिया में रहूं, यहाँ से बाहर जाऊं, तो क्या जवाब देंगे? मैं कहूंगा कि घर रह करके काम करो, पढ़ाई करो, काम करो। चूंकि जितना वेतन उठाता है पंजाब केरला में, कमोबेश उससे कम बेश मैंने 400-500 यहाँ पर भी तनख्वाह मिलता है। यहाँ अपने परिवार अपने बाल बच्चा के साथ रहेगा तो खुश रहेगा, लेकिन वहीं प्रदेश में जाके रहता है तो अपने बाल बच्चा पर ख्याल नहीं रख पाता है। उसके बाल बच्चा नहीं पढ़ते हैं, वो भी लेबर हो गया, फिर बाल बच्चा भी लेबर हो गया। अगर वो रहता तो उतना ही स्कूल भी भेजता, ट्यूशन भी पढ़ाता और 24 घंटा नजर रखता। इसलिए पलायन का मैं सख्त विरोधी, पलायन तो होना ही नहीं चाहिए। जी तो बेतिया जैसा जगह जो पहले बेतिया राज के भी नाम से जाना जाता था, और बेतिया के भी लोग और साथ में चंपारण के भी लोग का एक पुराना सपना है कि बेतिया में एक एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे विकास की गति बढ़ेगी। तो इसके बारे में देखिए, अब एयरपोर्ट बनना चाहिए। हम चूंकि बेतिया के हैं तो निश्चित रूप से उसके पक्षधर हैं। एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन सरकार का अपना सर्वे है। अब सर्वे के हिसाब से शायद चिन्हित किया गया है 2 जगह, एक वाल्मीकि नगर, एक रक्सौल। तो यहाँ पर भी बनता है तो चंपारण के लोगों को फायदा होगा। जी सर, चंपारण की पहचान किसान आंदोलन से बनी थी, जो चंपारण सत्याग्रह के रूप में हम लोगों ने देखा था। आज यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लागत, बाजार या एमएसपी के बीच अंतर? देखिए, किसान का सबसे बड़ा समस्या हो गया है कि लागत ज्यादा लग रहा है और उसके सामान का एमएसपी मूल्य सही नहीं मिल रहा है। जी। अब आज के डेट में माने जितना लागत है, अगर सीधे देख लीजिए कि गांव में अगर 1 बीघा 5 बीघा जमीन जोतने वाले जितने किसान हैं, 1 कट्ठा भी अपने से नहीं जोत रहा है। तो यह साबित करता है कि जितना लागत लग रहा है उतना मुनाफा नहीं है, एमएसपी नहीं है, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं खेती। एक मवेशी किसी किसान के दरवाजे पर है, मैन पावर ही नहीं। अब मैन पावर है इतना महंगा है कि आपके आमद से ज्यादा हो जा रहा है, तो लोग उससे पिंड हलू कर लेगा, नहीं होगा, उससे छोड़ दे रहा। सर, चंपारण में बहुत ऐसे चीनी मिले हैं जो बंद हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये आर्थिक समस्या है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए, चल रहे थे 90 के पहले जी, 90 से 2005 के बीच जो बंद हुआ उसमें 2 मिल चला, एक सुगौली एक लवरिया, वो भी यूपीए सरकार का देन है। एनडीए सरकार से एक भी मिल स्थापित नहीं हुआ, न चला। अब इस साल शपथ ग्रहण के बाद नीतीश जी 25 को मिल चालू कराने जा रहे हैं। देखिए इस 5 साल में हो जाए। अब तो जा रहे हैं दिल्ली जी। अब तो कह दिए हैं, लेकिन जा रहे हैं दिल्ली। अब क्या होगा नहीं होगा हमको तो विश्वास नहीं है कि हो पाएगा। तो सर क्या मानते हैं अभी आने वाले समय में बिहार की क्या स्थिति रहेगी? वही होगा, नीतीश चले गए, विजन समाप्त हो गया। विजन समाप्त हो गया तो अब देखिए क्या होता है जी।
हमारे चंपारण में ही वाल्मीकि नगर जैसा एक क्षेत्र है जो पर्यटन के रूप में काफी उसको वर्ल्ड क्लास का बनाना चाहिए पर्यटन स्थल। जी वही सवाल है मेरा कि हाँ। क्या उसको अब तक वर्ल्ड लेवल पे उतना प्रचार अभी प्रसार क्यों नहीं अभी किया गया? देखिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जी उसको वर्ल्ड क्लास होना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगह है। जी बिल्कुल टाइगर वह रिजर्व है। टाइगर रिजर्व तो है ही, हम्म, प्लस नेपाल का बॉर्डर है। हम्म, अब नेपाल का बॉर्डर है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगह हो गया। उसको तो इतना विकसित करना चाहिए कि वहां कम से कम एक हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज रोज गिरे, कि वहां का पर्यटन बढ़ेगा तो वहां के लोग खुशहाल हो जाएंगे। हम्म, अभी वहां स्थिति ये है। और लीकर को खोल देना चाहिए। हम्म, लीकर खुल जाएगा तो वाल्मीकि नगर का विकास 5 साल के अंदर में 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हम्म, क्योंकि वहां जितने लोग जाते हैं पर्यटन स्थल घूमने के लिए, हम्म, 90% लोग नेपाल चले जाते हैं। जी तो रेवेन्यू तो आपका चला गया दूसरे देश में। जी। और आप यहाँ पर रोना रोते हैं कि राजस्व नहीं है हमारे पास। राजस्व नहीं है तो आप राजस्व को खराब किए हैं। अगर एक लीकर का यहाँ चलता रहता तो वाल्मीकि नगर में किसी भी ओकेजन पर रविवार को, हम्म, छोड़िए 1 जनवरी, हम्म, छोड़िए छठ के पर्व, हम्म, हर रविवार को वहां के व्यवसायी सब राजा हो जाता, होटल वाला राजा हो जाता। हम्म। लेकिन उतना ही के चलते यहाँ से लोग जाता है वाल्मीकि नगर के नाम पर, चला जाता है नेपाल। या पनियावा चला जाता है। पनियावा चला जाता है, नेपाल चला जाए। जी इसलिए खुल जाना चाहिए। इससे मैंने बिहार को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो शराबबंदी है वो वो सच में फॉल्स है। ग्राउंड पे काम कर रहा है, या बहुत लोग का ये False भी है। मानना है कि होम डिलीवरी हो रहा है? वो तो अब हम बोल दिए कि फॉल्स है तो इसका मतलब सब मान सब लीजिए, कुछ होम इसमें डिलीवरी मान लीजिए, चाहे कुछ मान लीजिए। एक सवाल और है सर, जैसे आम आदमी जो आप लोग जैसे नेताओं को वोट देता है और बाद में माननीय भी बनते हैं, लेकिन बिहार में ये एक पुराना लोगों का दर्द है जो आज भी दिखता है कि किसी भी जगह पे वो जाते हैं तो उनको रिश्वत दे के काम कराना पड़ता है। तो ये कैसे बंद होगा? ये भी सत्य है, ये सत्य है। ये सरकार की विफलता है और लोगों का ये मतलब कि भ्रम है कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अगर लोग घूस देना बंद कर दे तो काम तो करना ही है। लेकिन लोग भी विश्वास नहीं करते हैं जब बिना पैसा दिए हुए काम। लेकिन लोग बोलते हैं कि अभी अफसरशाही बढ़ गया है, हम चाह के भी नहीं देना चाहते हैं। इसी के राज में अफसर नेता, देखिए ना, 2 नेता रो रहा था वाल्मीकि नगर में, हमको उसके मीटिंग में नहीं जाने दिया। सीधा अफसर मालिक है, नेता का क्या मतलब। ब्लॉक और थाना स्तर पर सिस्टम बदलना इतना कठिन क्यों है? ब्लॉक और थाना स्तर पे देखिए, सिस्टम आप कितना हो, सीसीटीवी लगवा दीजिए कितना, जब तक आपका ट्रेनिंग और लोगों का अपना इच्छा नहीं होगा कि हमको घूस नहीं खाना है, हमको घूस नहीं देना है, तब तक ये सिस्टम दुरुस्त होने वाला नहीं। कहाँ ये सब इतना घूस बाजारी, बगल के नेपाल में चलिए, ये घूस बाजारी नहीं है। ये तो अपने आंख से हम देखे हैं, वहाँ घूस बाजारी है ही नहीं। यहाँ जेल पर चल जाइए, किसी कैदी से मिलने के लिए, किसी कारणवश जेल में है तो आपको दुनिया का पैसा मांग करके भेंट कराता है। वहाँ हम लोग गए थे, एक कैदी से भेंट करने चार्टर अकाउंट से, तो कहा कि कुछ दे दीजिए, आप लोग खाएगा वाएगा लड़का। अब वो गर्व के साथ बुला के लिया के भेंट करा दिया। तो यहाँ के सिस्टम है, वहाँ के सिस्टम है। नेपाल जैसा गरीब देश, वहाँ घूस का बहुत तरजीह नहीं। तो अभी नेपाल का आप जिक्र किए ही है तो ये मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में है, मैं पूछ ही लेता हूँ। बालेन शाह एक युवा जो आज से 10 साल पहले तक राजनीति में नहीं थे, वो अचानक से उभरे काठमांडू के मेयर के रूप में और आज प्रधानमंत्री हैं। तो उनके जैसे प्रधानमंत्री को आप किस रूप में देखते हैं नेपाल? बालेन शाह युवा नेता है, ईमानदार हैं, जमीन पर घूमने वाले हैं। आज भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान के नहीं चल रहा है, इसलिए निश्चित रूप से वो मेयर से एक के बार प्रधानमंत्री बना तो निश्चित रूप से वो जमीनी आदमी है। और 3 बार के प्रधानमंत्री को लगभग 50,000 वोट से हराया, तो निश्चित रूप से लोकप्रिय आदमी है, जमीनी आदमी। और क्या लगता है कि वो सच में बदलाव कर पाएंगे? निश्चित निश्चित निश्चित। तो फिर 2024 में बेतिया के ऊपर आना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो उस चुनाव ने आपको राजनीति और जनता के मूड के बारे में क्या सिखाया, या क्या आपने? देखिए, जनता तो जितना एग्रेसिव होकर के हम लोगों के साथ आई, इलेक्शन के 4 दिन पहले विरोधी पार्टी के द्वारा जो रुपया पैसा का खेल किया गया और प्रधानमंत्री का और उसका कैंपेन सिस्टम जो काम किया, हम लोग 5 दिन 4 दिन पहले चुनाव में माइनस में जाने लगे जी। लेकिन हम लोग 20 तारीख तक, 25 को चुनाव था, 20 तारीख तक संजय जायसवाल का नाम रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन 5 दिन में रुपया के बल पर, प्रचार के बल पर, कार्यकर्ताओं को हर गांव में लगाकर, हर जाति के कार्यकर्ता। अब बताइए, गृह मंत्री
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गांव में घूम रहा था, ये सम्राट चौधरी गांव में घूम रहा था उसके पक्ष में। तो जब वैसे वैसे लोग घूम सकते हैं, राहुल गांधी जी मंच पर नहीं आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका प्रचार तंत्र, उसका पैसा तंत्र हमसे भारी पड़ा। माहौल राष्ट्र में घूम गया उधर, नहीं तो माहौल शुरुआत में तो हम लोग के पक्ष में। जी। हाँ, तो सर क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की जो सबसे अहम कड़ी है वो उनका संगठन या संघ है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे काम कर पाते हैं? देखिए ग्राउंड पर उसका वर्कर है, जी। झूठ बोलो, इतना बोलो, खूब बोलो कि लोग सच मान, तो उसका तो वर्कर तो है वैसा। लेकिन हम लोगों के पास वैसा वर्कर नहीं, संगठन नहीं, पैसा नहीं है। सबसे बड़ा बात है पैसों नहीं है, तो आपका सरकार नहीं है तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि 7 साल तक थी, बहुत पैसा कमाई। 55 साल देश में कांग्रेस रही, ठीक है, जो भी सत्ता में रहता है उसके पास पैसा रहता है। एक बार विपक्ष में जाएंगे तो इन लोगों को भी पता। देखिए 55 साल कांग्रेस सरकार में रही, तो आज भी अकबर रोड में सरकारी बंगला में ऑफिस चलता है जी। 1 साल पहले इंदिरा भवन बना है, तो वहां भी चलता है, कुछ वहां भी चलता है। अब 12 साल के शासन काल में अब कितना ईमानदारी सरकार है भाजपा का कि 5 स्टार होटल की तरह बना है वहाँ उसका ऑफिस, और आरएसएस का ऑफिस 300 कमरे का बना है दिल्ली में, और सभी जिला अनुमंडल में भाजपा का 2 मंजिला बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी लगा करके बन गया है, कुर्सी टेबल लग गया है। तो अगर बहुत लूटी रहती कांग्रेस तो 150 करोड़ रुपए उसके खाते में एक नंबर में, इसको 10,000 करोड़ है। तो चोर कौन है आप देख लीजिए, आप गूगल खोल के पूछ लीजिए, कांग्रेस के खाता में मात्र 150 करोड़ रुपया है आज के डेट में, एक नंबर में 10,000 करोड़ रुपया उसके पास एक नंबर में जी। गूगल से पूछ लीजिए, हम कॉल देखें जी, ये जनता देखेगी। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, हार और जीत के बाद एक नेता के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? क्योंकि आपने जीत भी देखा है और हार भी देखा है। देखिए हारने पर तो कुछ मायूसी होती ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का आदत सा लग गया है, हम लोग बहुत मायूसी में नहीं रहते हैं, हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। हम लोग ये समझ करके इसको हेडेक में नहीं लेते कि मेरे तकदीर में नहीं था, मेरे कर्म में कुछ कमी रह गया था, इसलिए हार गए, हो गया, अब दूसरा क्या मानेगा। तो सर राजनीति में जो दोस्तियां हैं क्या वो सच में सच्ची होती हैं या बस परिस्थिति? देखिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। आपका परिस्थिति नंबर 1 रहेगा तो निश्चित रूप से आपके पास भीड़ ज्यादा रहेगी, आप गठिया में चले जाइएगा, हार जाइएगा, आपको पद छूट जाएगा तो आपके पास भीड़ तो नहीं कम हो जाएगी, यह तो दुनिया का नियम। तो सर बेतिया में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी भी आए थे, तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा था? देखिए राहुल जी आए थे, निश्चित रूप से आए, भीड़ भी अच्छी खासी लगी थी, लेकिन राहुल जी का जो सिस्टम था हमको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप रोड पर रोड शो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उस गाड़ी में है, दीपंकर भट्टाचार्य उस गाड़ी पर जी, और राहुल जी मोबाइल देख रहे हैं। हमको उनका तरीका अच्छा नहीं लगा। जहां लोग आपको बेसब्री से रोड पर धक्का धुक्की मारा मारी कर रहा है देखने के लिए, आपको हाथ हिलाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए साहब। हमको ये नहीं पसंद पड़ा। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के बीच में सच में संवाद बनाया या सिर्फ राजनीतिक संदेश तक? कुछ संवाद नहीं बनाए, आए गाड़ी पर चढ़ करके कहीं कहीं हाथ भी हिलाते थे, ज्यादा मोबाइलें देखने में व्यस्त थे। तो सर आप अपने नेता के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम जो देखे सो बोल रहे हैं, हमारा टिकट काट देंगे, हमको मतलब नहीं है। अच्छा, जो उनका कमी है वो कहेंगे नहीं। हाँ, ताकि पार्टी मजबूत हो। अब जी, आप किसी से बात, हेमंत विश्व शर्मा आपका विधायक था, मंत्री था, और थी स्वास्थ्य मंत्री, आपने यहाँ गया मिलने के लिए, ये इस पहलू पर कार्य किया जाता। आप जो बिस्कुट कुत्ता को डाले थे वहीं लगे देने खाने के लिए, उसको भाग गया वहां से। जी, तो क्या कीजिएगा, अब वो तब तक लोक लिया उसको, तो बीजेपी कैच कर ली। ब्राह्मण था ही, हाँ, ब्राह्मण था ही, 4 बार का अनुभवी था, मंत्री था कांग्रेस के सरकार में, उसको लोक लिया। तो लोक लिया तो कहीं ना कहीं कमी है। शिबू सोरेन का बेटा
महीना दिन जाके रह गया हम्म, दिल्ली में, आप भेंटे नहीं कीजिए। गठबंधन किससे होगा? गठबंधन हम लोगों का हुआ, 61 सीट हम लोगों को मिला, हम्म, और लालू जी का लड़का लड़ा 13 को उसको मिला। आप 20 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन है, उस दिन सवेरे तक आप टिकट बांट रहे हैं, पैसा ले लीजिए, क्या होगा उससे? कहाँ से ग्राउंड पे काम आप कैसे लड़िएगा भाजपा जदयू जी जोधा से? हम्म, सच बात तो बोलना होगा, ये चमचागिरी वाला बात नहीं होगा। वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, हम एकदम आप ऑन स्पॉट कैमरा पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मिसबिहेव किया गया अपने नेताओं के साथ, जिसके चलते ये हार हुई है। जी, बिहार में सरकार गठबंधन का नहीं बना। और कहीं ना कहीं बेटियां भी निकल सकता था। पक्के निकलता, नहीं निकलने का कहाँ सवाल था। 5 साल से हम भेड़ी नहीं चला रहे थे, 5 साल से एक एक घर, एक एक गांव, एक एक दरवाजा ठोके हुए थे हम। पटना नहीं रहना हमको, दिल्ली नहीं रहना, हम गांव में रहते हैं। अब आप 5 साल तक हम हार के मनोबल हमारा गिरा, एक बार टिकट काट के मनोबल गिरा दिया। अब हमको हिम्मत नहीं करता है कि हम जाए देहात में, काहे इन्वेस्ट करेंगे हम? तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आता है कि पार्टी बदल लेता हूँ? पार्टी बदल के जाएंगे कहाँ, मिलेगा क्या? राजद में जाएंगे नहीं, नीतीश जी में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अच्छा। अब भाजपा में जगह ही नहीं, हाउसफुल गाड़ी है। तब तक जब तक नहीं कोई डिसीजन होगा तब तक जहाँ है तो है ना रहेंगे। धर्मो गंवाएंगे तो ऑप्शन है पढ़ना। जी जी। अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान सहयोगी विधायकों द्वारा वोट न देने की घटनाएं सामने आई। क्या राजनीति में वफादारी कमजोर होती जा रही है? आप पैसा लेके टिकट दीजिएगा, जीतेगा तो वो भी अपना पैसा निकाल लिया, अब जाइए उसको ढूंढते रहिए। अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो अपने 3 विधायक को निकालता दे पार्टी से। अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो फैसल रहमान को पार्टी से निकाल के दिखा दे। जिस दिन फैसल हट जाएगा उस दिन विरोधी दल का नेता रहेगा। उतना बड़ा तमाचा मारा तेजस्वी यादव को, उतना बड़ा तमाचा ही मारा 3 गो विधायक अल्लाह बरू और राजेश रामावती को, राहुल गांधी को। इन दोनों लोगों में हिम्मत हो तो अपने विधायकों को निकाल के दिखा दे। जब पैसा से खरीद गया है तो अपना पैसा निकाल लिया। सर, अभी पार्टी पे बात आई है और आप थोड़े से गर्म भी नजर आ रहे हैं, तो एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। ये मेरा भी सवाल है और बहुत से जो समाज में लोग रहते हैं उनका भी सवाल है कि कांग्रेस जो है, जैसे गांधी जी आए चंपारण सत्याग्रह में, काफी यहाँ पे लोगों का अंदर हर्षोल्लास भी आया, लेकिन आज के समय में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है, छोटा भाई का भूमिका निभा रही है। देखिए, तो ये कैसे सामने फ्रंट पे आएगी? कांग्रेस पार्टी अभी दूर दूर तक के बिहार में इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेलों का संख्या बढ़ गया है। चूंकि इस पार्टी में पहले पैसा तैसा का बाजार नहीं था, इतना इंचार्ज एनजीओ पार्टी चला रहा है। पार्टी राहुल जी नहीं चला रहे, प्रियंका गांधी नहीं चला, एनजीओ चला रहा है। तो एनजीओ को जहां पैसा मिलेगा वहां काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पार्टी अपने वर्कर को छोड़ करके, ये पैसा वाले करोड़पतियां करोड़ रुपए देने वाले हैं, इनके यहाँ जाता है एनजीओ वाला, जो आप लड़िए ना, आप पैसा वाला है लड़िए, वो पैसा वाला है उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब ऐसे चलवाइएगा राहुल जी, तो आने वाला समय आपके पक्ष में नहीं है, अन्ना आएगा। आप आपकी पारी 60 गो में 30 गो सीट जीतते एन के न प्रकार न, तब जाके लालू यादव पर दबाव पड़ता। तो दबाव आपको 100 सीट देता, तो 100 गो सीट देता तो 100 जगह आपका कार्यकर्ता बढ़ जाता। तो आप तो 10-20 सीट लेते हैं और उसमें बेच देते हैं 100, तो कहाँ से होगा? तो क्या सर कभी ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, राजनीति कैसे छोड़ दे, सिस्टम का सुधार होगा, सिस्टम का सुधार होगा। राहुल गांधी जिस दिन हम लोग से मिलेंगे, हम लोग स्पष्ट जो आपके कैमरा पर बोल रहे हैं उनके सामने बोल देंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। सच सुनेंगे नहीं तब तक उनका प्रतिष्ठा बढ़ने नहीं जा रहा है। उनके आजू बाजू में, उनके ऑफिस में, उनके रूम में हम एक बार मिल करके बाहर निकले तो जिसका हम विरोध करने गए थे उसके पास फोन चला गया था। अब उनको फोन किया, क्या हमारे गांव में मास्क कर दिया। अब बताइए, जब उनके घोड़े में बैठा हुआ है दुश्मन उनका, वो सरवाइव करेंगे?
तो क्या 29 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखिए, हमारा तो शुभकामना होगा, हमारा भगवान से प्रार्थना होगा कि राहुल जी हमको एक बार विधायक बनाए, एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ाए, वो निश्चित प्रधानमंत्री बने, हम बने या नहीं बने, वो बने। उनके लिए मैं माँ दुर्गा से, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि बन जाए। जी क्योंकि जिसका एहसान हो उसके भविष्य के बारे में हम गलत नहीं जी। हाँ। तो आखिर के 2 सवाल है मेरे। एक यूजीसी के ऊपर है। अभी यूजीसी जैसे एक मुद्दा सामने आया था, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, यूजीसी आज से नहीं है, 1956 से। 1956 में था कि समाज के दबे हुए लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, अब इसमें ओबीसी, ईबीसी, दिव्यांग जोड़ दिया। तो मान लीजिए कि विद्यालय में सभी जात के लड़के पढ़ते हैं, एक ही टेबल, एक ही बेंच पर बैठ कर, तो इतना नहीं जोड़ना चाहिए। इससे समाज में विषमता आएगा, समाज में गड़बड़ी आएगा और जातीय द्वेष फैलेगा। इसलिए जो पुराना था उसी को रहने देना चाहिए। अच्छा, चलते चलते अभी बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या आप मानते हैं कि इस बार कांग्रेस बंगाल में टीएमसी और ममता दीदी को टक्कर दे पाएगी? नहीं, तो वहाँ 2 पार्टी का लड़ाई है, टीएमसी और भाजपा का। कांग्रेस का भी 200 कुछ लोग लड़ रहा है चुनाव, लेकिन हमको उम्मीद नहीं जी। और तमिलनाडु और केरल में क्या माहौल लग रहा है? तमिलनाडु में हम लोग का गठबंधन का सरकार बनेगा। आसाम में भी लड़ाई बहुत छोट का है अब, लेकिन एक बात है कि वो 50-60 लाख महिलाओं के खाता में पैसा डाला है, लेकिन लड़ाई बहुत अच्छा है जी। और केरल को कैसे देखते हैं सर? केरल और पुडुचेरी में जो चुनाव हो रहे हैं? अरे, केरल में वही बोल रहे हैं, हम लोग का सरकार बन रहा है, कम्युनिस्ट वहाँ हारेगा, हम लोगों का गठबंधन वहाँ जीतेगा। तो सर, अगर आने वाली जो पीढ़ी है, खास करके चंपारण के या बिहार के जो भी लोग आपको जानते हैं, आने वाले भविष्य में वो आपको किस रूप में याद करें? देखिए, हम एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। सच्चाई अपने नेता को बताने का मतलब पार्टी का विरोध नहीं होता है। अगर राहुल जी डोर बाय डोर एक एक आदमी को, एक्स एमएलए को, एमएलए को, एमपी को, एक्स एमपी को या लड़ा हुआ आदमी को बुला करके अगर शिफ्ट वाइज बात किए रहते, जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो पार्टी की स्थिति ये नहीं रहती जी। आज पार्टी की स्थिति ये नहीं रहती, पार्टी की स्थिति बदल गया रहता जी। आज बिहार में आनंद फानंद में चुनाव हुआ, चुनाव बुरी तरह से हार गए, आपका 6 एमएलए भी आपकी कस्टडी में नहीं रह सका, तो आपको समझना चाहिए कि बिहार का सेनापति कमजोर है या यहाँ पर गुटबाजी है। हो सकता है कि कांग्रेस के लोग गुटबाजी में 3 को भगा दिए जी, क्या उनका मन बदल गया, तो इसलिए कम से कम अपने एक्स एमएलए से कभी काल बुला के बात करना चाहिए, आप वस्तु स्थिति समझना चाहिए जी। खाली कहने से जो ईबीसी या ओबीसी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब तो हाशिए पर चल जाएंगे, कोई सरकार नहीं बनाएगा जी। तो चलते चलते आपका कोई एक सपना हो जो बेतिया के लिए आपने देखा हो, या आप चाहेंगे कि भविष्य में बेतिया में ये काम होना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, बेतिया में सबसे पहला काम रमना मैदान को समाप्त किया जा रहा है। रमना मैदान को सुसज्जित करना और उसको फिर से नए तरीके से आधुनिक ढंग से बनाना, यह मेरा दिल का इच्छा है। और चंद्रावत नदी जी, जो पहले राजा महाराजाओं के समय में उसी जल मार्ग से जितना मंदिर बना है, पत्थर सत्थर आया है, आज वह मृत प्राय स्थिति में है। मैंने उसका सफाई, कोहड़ा नदी और एक मैंने केंद्रीय विद्यालय जिस तरह से मोतिहारी में बना है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना जी। अस्पताल का हालत खराब, उतना बड़ा जीएमसीएच अस्पताल है लेकिन सुविधा न रहता है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना और भ्रष्टाचार पर थोड़ा बड़ा अंकुश लगाना और बेतिया राज का जो धरोहर है उसको बचाना, जो नाम बदला जो जा रहा है। देखिए, बेतिया अब हम ही न कह रहे हैं, अंग्रेज से भी हम क्रूर हैं। अंग्रेज बेतिया राजा महारानी जब जमीन दी अपना और अंग्रेज जब हॉस्पिटल बनवाया तो महारानी जानकी कुंवर के नाम पर बनवाया, वहाँ कॉलेज बनवाया तो महारानी जानकी कुंवर के नाम पर बनवाया, तो उससे भी क्रूर नीतीश कुमार हुए। ये कम से कम जिसका संपत्ति अब वो नीतीश कुमार नामे बदल दिए, जीएमसीएच कर दिए,
तो कहने का मतलब है कि महारानी के धरोहर है, उस हॉस्पिटल को बनवा करके और एडवर्ड पंचम या सप्तम का उसमें मूर्ति लगा था जो बनवाया था, जी जी। उसके मूर्ति आरएसएस वाले ने तोड़ दिया। हाँ, इन लोगों से तो बढ़िया अंग्रेज था। ये कम से कम आज जिसके पूर्वज अपना जमीन दिए हैं, स्कूल बनवाए हैं, तो निश्चित नाम के लिए दिए होंगे, या मतलब नाम के लिए जो भाई जैसे मतलब हम लोगों के वो सीनियर नेता से कल 3-4 दिन पहले बात हो रहा था नाम में, आईडीएस कॉलेज हमारे ससुर बनवाए हैं, कौन महंत महिला कॉलेज हमारे ससुर बनवाए, फलना जगह हमारे ससुर स्कूल बनवाए। तो वो गर्व फील होता है ना जी भाई, जो उनके परिवार के लोग कॉलेज स्कूल, अब उसका नाम रहना चाहिए जी। सर चलते चलते आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा? 2 शब्द बोले ताकि मैं भी प्रेरित हूँ, आगे बढ़ूँ। देखिए मनीष जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार में से हैं। आपने जो सवाल जमीनी हमसे पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप इसी तरह से सवाल क्रिएट करके पूछें और अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने आगे बढ़ें, यही हम आपको आशीर्वाद देते हैं जी। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे बेतिया के पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी, जो लोकसभा प्रत्याशी भी 2024 में रह चुके हैं। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं चंपारण की आप कह सकते हैं कांग्रेस के एक जड़ में से एक है। जड़ यानी रूट्स, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ग्राउंड पे खड़ा करने में इनका अहम योगदान रहा है। लेकिन इनसे बात करके यही लगा कि बहुत जगह ये कांग्रेस को एज अ ह्यूमन बींग्स थैंकफुल भी है, लेकिन बहुत जगह पे ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा लूप होल्स है जिस पे काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बेतिया की जनता देख रही होगी, या इसके अलावा जो भी भारत के किसी भी राज्य से लोग देख रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस की अभी जो स्थिति है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।